गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ परवेज खान, दिस इज़ आईजेड स्टडी सर्किल। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ विस्टास क्लास 12 की चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसका एक्सप्लेनेशन लेकर एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम इसके राइटर जो हैं तिशानी दोशी, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं, इसके बाद हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। ओके। तिशानी दोशी इज़ अ राइटर एंड डांसर ऑफ वेल्श गुजराती ओरिजिन। तो तिशानी दोशी जो हैं ये राइटर भी हैं और डांसर भी हैं। वेल्श यानी ब्रिटेन में चली गई थी, ये सेटल हो गई थी और ये गुजराती ओरिजिन से बिलोंग करती हैं। शी वॉज बॉर्न इन मद्रास, मद्रास में ये पैदा हुई थी इंडिया में इन 1975 में ये मद्रास में पैदा हुई थी। शी स्टडीड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशन एंड एट क्वींस कॉलेज। फिर इन्होंने पढ़ाई करी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की और कम्युनिकेशंस की क्वींस कॉलेज में, कैरलोट, नॉर्थ कैरोलिना, एंड गेंड अ मास्टर्स डिग्री इन द राइटिंग सेमिनार्स एट जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी बाल्टीमोर। और इन्होंने यहाँ से जो है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से बाल्टीमोर में जो मौजूद है मास्टर डिग्री ली। ठीक है, देखिए ये हैं तिशानी दोशी और इनके और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं तो इनकी जो बॉर्निंग है, पैदाइश जो है इनकी, ये पैदा हुई थी 9 दिसंबर 1975 में और चेन्नई में पैदा हुई थी, जैसे मैंने बताया आपको, मद्रास यानी चेन्नई, इंडिया में। ऑक्यूपेशन पोएट भी हैं ये, राइटर भी हैं, डांसर भी हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। और अल्मा मैटर यानी इनकी स्कूलिंग जो है वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से है। नोटेबल वर्क्स जो हैं इनके स्मॉल डेज एंड नाइट्स नॉवेल है ये इनका, कंट्रीज ऑफ द बॉडी पोइट्री ये इनकी यानी कि पोइट्री है। नोटेबल अवार्ड्स फॉरवर्ड प्राइजेज ऑफ पोइट्री, इनको पोइट्री के लिए प्राइजेज मिला है। इनके स्पाउस जो हैं जीवन साथी कार्लो पिज़्ज़ैटी। ठीक है, ये इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको इसकी समरी बताना चाहूँगा। आई वांट टू टेल यू ब्रीफ समरी ऑफ दिस चैप्टर। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो है तिशानी दोशी ने इसको लिखा है और ये उन्हीं का अपना एक्सपीरियंस है जब वो अंटार्कटिका जाती हैं वहाँ विज़िट करने के लिए, क्योंकि अंटार्कटिका बिल्कुल दुनिया का एक आखिरी किनारे की तरफ है और यहाँ पर यहाँ का जो एनवायरनमेंट है और यहाँ का जो हैबिटेट है वो बिल्कुल पूरी दुनिया से अलग है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हैं, ग्लेशियर्स हैं और जो है चारों तरफ सन्नाटा है। तो उसी के बारे में इन्होंने अपनी जर्नी पूरी इस चैप्टर में दी है कि किस तरह से वो वहाँ पहुँची, उन्होंने वहाँ पे क्या क्या देखा, ये पूरा इसमें डिटेल इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। और इसमें स्पेशली यानी कि ये बताया गया है कि अगर बेहतरीन तरीके से हम अपने प्लैनेट्स यानी अर्थ के पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, अर्थ के प्रेजेंट के बारे में जानना चाहते हैं और अर्थ में फ्यूचर पे क्या होने वाला है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम अंटार्कटिका के बारे में जानने की कोशिश करें, अंटार्कटिका के बारे में जानें। उससे बहुत सारी नॉलेज हमें हासिल होगी हमारे प्लेनेट यानी अर्थ के बारे में। इसी के बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तिशानी दोशी, बिफोर यू रीड, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लेनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं अपने प्लेनेट यानी अर्थ के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में, द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो टू। तो अंटार्कटिका जो है वो जगह है जहाँ पे आप जाएं। बॉर्न वॉयज यानी आपका सफ़र अच्छा हो, वॉयज कहते हैं यात्रा को। तो तिशानी दोशी अब क्या बता रही हैं, अर्ली दिस ईयर यानी इस साल के शुरू में, जिस साल उन्होंने विजिट किया अंटार्कटिका का बिल्कुल स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में, आई फाउंड माई सेल्फ अबॉर्ड अ रशियन रिसर्च वीज़ल कहते हैं शिप को। तो इन्होंने अपने आप को एक रूस के रिसर्च वीज़ल यानी कि जो रिसर्च का शिप था
जिसमें बैठ के लोग रिसर्च करने के लिए जाते थे, उस पे पाया। द एकेडमिक शोकैलस्की उस शिप का नाम था, ये उसका नाम है डियर स्टूडेंट। हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राईएस्ट विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और इसका हेडिंग यानी इसका रुख किधर था? इसका रुख था कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा, सबसे सूखा, सबसे हवादार कॉन्टिनेंट की तरफ। पूरी दुनिया में सबसे यानी कि ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। और वो जगह क्या थी? अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, यानी मद्रास से इनकी जर्नी शुरू हुई। और ये लोकेशन है कि इन्होंने कहाँ से जो है जर्नी को अपनी शुरू किया। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। और फिर ये क्या बता रहे हैं कि रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ी? 9 टाइम जोन्स को, जहाँ पे टाइम चेंज हो जाता है, तो ऐसी 9 जगह क्रॉस करनी पड़ी इनको। 6 चेक पॉइंट्स, यानी 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करना पड़ा। यानी कि चेक पॉइंट्स जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं या इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती हैं, उनको जो है क्रॉस करना पड़ा। 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, जैसे हमारा वाटर बॉडीज़ जो हैं अलग अलग ओशन हैं, तो 3 वाटर बॉडीज़ को इन्हें क्रॉस करना पड़ा। एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, और काफ़ी जो है इनको इकोस्फीयर्स यानी जहाँ पे लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, तो उसके जो सराउंडिंग्स होता है, उसका जो हैबिटेट होता है, उसको इकोस्फीयर्स कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इनको क्रॉस करनी पड़ी अंटार्कटिका पहुंचने के लिए। By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. तो क्या हुआ कि यानी कि जब मैंने बता रही हैं कि एक्चुअली जब असलियत में मेरे पैर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे पड़े, तो उससे पहले इन्होंने क्या किया? तकरीबन 100 घंटे की जर्नी की। इसमें कॉम्बिनेशन था, कार से भी ये चली, एरोप्लेन से गई, शिप पे चली। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका's एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ। तो अब इन्होंने क्या देखा? माई फर्स्ट इमोशन। और जैसे ही ये वहाँ पे पहुँची तो एक अलग ही नज़ारा देखा इन्होंने। एक्सपेंसिव, बहुत बड़ा, पूरा सब वाइट सफ़ेद लैंडस्केप, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन। हॉरिजन कहते हैं जहाँ पे दूर से देखने से ऐसा लगता है ज़मीन और आसमान मिल रहे हैं। तो बिल्कुल नीला नीला हॉरिजन वहाँ पे नज़र आ रहा था, और बिल्कुल अनइंटरप्टेड, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, सन्नाटा था चारों तरफ। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। मैं तो बिल्कुल वहाँ जाके वो नज़ारा देख के प्रोफाउंड डीप वंडर, बिल्कुल खो गई उस नज़ारे के अंदर, उस सीनरी के अंदर, सिनेरियो के अंदर खो गई। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, मैं खोई हुई थी उसकी इमेंसिटी यानी कि उसकी विशालता देखकर। इट्स आइसोलेशन, उसका आइसोलेशन यानी बिल्कुल तन्हा, अलग सा, सुनसान। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। और मैं ये भी सोच रही थी, या ये भी मुझे ख्याल रहा था ख़ास तौर से, कि अंटार्कटिका, एक वक्त में अंटार्कटिका और इंडिया एक ही यानी कि एक ही सेम लैंड मास का पार्ट थे, दोनों जुड़े हुए थे। एक टाइम ऐसा भी था, तो इस बारे में भी ये सोच रही थी। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, अब यहाँ पे वो हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा कुछ बता रही हैं। 650 मिलियन ईयर्स अगो, ईशानी दोषी कह रही हैं कि तकरीबन 650 मिलियन साल पहले, अ जाइंट अमाल्गमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। अमाल्गमेटेड मीन्स कम्बाइंड। तो एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना, यानी सारे कॉन्टिनेंट्स को के अंदर यानी कि सारे कॉन्टिनेंट इस कॉन्टिनेंट के अंडर में आते थे, गोंडवाना के अंडर में। डिड इंडीड एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट सचमुच में एग्जिस्ट करता था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका इसी का एक हिस्सा है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट दैन ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, और उस वक्त में चीज़ें जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ह्यूमन्स अभी ग्लोबल सीन यानी कि दुनिया में नहीं आया था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और क्लाइमेट जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा और फौना की वैरायटी जो थी वो बहुत ह्यूज लेवल पे थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा और फौना क्या है? ये एनिमल और प्लांट्स की स्पेसीज़ हैं
तो ये वैराइटीज़ दुनिया के अंदर मौजूद थी, इंसान मौजूद नहीं था, अभी दुनिया में नहीं आया था। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, तो 500 साल तक गोंडवाना थ्राइव्ड यानी फलता फूलता रहा, सब कुछ सही चलता रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे। तो यानी क्या बता रहे हैं कि अब ये वो टाइम आ गया जब डायनासोर जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, सब चले गए, वाइप्ड आउट यानी ख़त्म हो गए इस दुनिया से, और ज़माना आ गया, एज आ गई किसकी? ममाल्स की। ममाल्स कौन होते हैं? जो अपने यंग वंस को, बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। गॉट अंडर वे यानी स्टार्ट हो गया, ममाल्स इस दुनिया में आ गए। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और लैंड मास जो था वो क्या हुआ? सेपरेट होने लगा, कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो पूरा यानी कि पूरी दुनिया जो है कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होने लगी। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टूडे, और जिस तरह से आज हम इसको धरती को अपनी देखते हैं, इसका शेप देखते हैं, तो इस तरह से जो है पूरा ग्लोब वो इस तरह से डिवाइड होने लगा। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। तो अंटार्कटिका आने के बाद क्या पता चला? ये वाली हिस्ट्री मुझे पता चली। टू गेट अ ग्रेस्प मीन्स आइडिया ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, मुझे ये आइडिया हुआ कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हमारा रुख किधर का है, हम किधर जा रहे हैं। यानी मुझे पास्ट के बारे में भी पता चला और प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी पता चला अंटार्कटिका आने के बाद। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, और ख़ास तौर से इसको पता चला कॉर्डिलेरन फोल्ड्स, ये क्या हैं? ये नॉर्थ अमेरिका से लेकर मैक्सिको तक माउंटेन्स की एक श्रृंखला है, यानी रेंज है। तो इन पहाड़ों के बारे में उसको पता चला। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स के बारे में पता चला यहाँ आकर। ओजोन के जो हमारी लेयर है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसके बारे में पता चला। एंड कार्बन के बारे में पता चला। इवोल्यूशन क्या क्या यानी कि डेवलप हो रहा है, इसके बारे में पता चला। एंड एक्सटिंक्शन, और यहाँ आने के बाद किन चीज़ों का खात्मा हो रहा है या ख़त्म हो चुकी हैं, उनके बारे में पता चला। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, तो जब आप ये इन सब के बारे में सोचेंगे जो कुछ ये मिलियन ईयर्स में हुआ है, इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग यानी कि कंफ्यूजिंग। तो ये आपका जो है इससे माइंड बॉगल होगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इमेजिन, सपोज करिए, अब ये सबसे पहले रीज़न दे रही हैं हिमालय के फॉर्मेशन का, किस तरह से हिमालय वजूद में आए। तो कह रही हैं इमेजिन यानी कि सोचिए, इमेजिन करिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स। अब इंडियन जो प्लेट है ये थोड़ा सा ज्योग्राफी बेस्ड है स्टूडेंट्स, समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, तो आप इस पे सेपरेट वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से हिमालय जो है वो फॉर्म में आए हैं। तो इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, तो इंडियन प्लेट जो है वो पुश करती है यानी कि नॉर्थवर्ड्स की तरफ, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयास। और वो एशिया वाला पोर्शन जो है वो प्लेट अंदर उसको पुश करते करते उसके ऊपर, और एशिया का पोर्शन उसके ऊपर आ जाता है। इस तरह से ये जो है हिमालयास फॉर्म कर जाते हैं, हिमालय की फॉर्मेशन हो जाती है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका भी जो है वो गोंडवाना कॉन्टिनेंट से कट जाता है। ड्रिफ्ट यानी हट जाना, कट जाना, और वो किसको ज्वाइन करता है? नॉर्थ अमेरिका से जाके कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, वो फ्लोट करता है और ड्रिफ्ट हो जाता है। ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर करंट, और यहाँ पर जो है एक ड्रैग बन जाता है। ड्रैग कहते हैं दर्रा, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस बन जाता है, और यहाँ इस खाली स्पेस में 3 ओशन आके मिलते हैं, सरकमपोलर करंट, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीजिड डिसोलेट। और इसकी वजह से जो है ये अंटार्कटिका जो है ये फ्रीजिड है और डिसोलेट है, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो अंटार्कटिका है ये बिल्कुल वर्ल्ड के बॉटम पर है, और ये बहुत ही ठंडा इलाका है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, थोड़ा सा इसको समझने में आपको डिफ़िकल्टी होगी, तो आप इससे रिलेटेड कोई ज्योग्राफिकल वीडियो देख सकते हैं।
अब आगे देखिए तिशानी दोषी क्या कह रही हैं, फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ। अब अपने बारे में कह रहे हैं कि हम लोग तो साउथ इंडिया के रहने वाले और सन के अंदर, सूरज के अंदर रहने वाले, सूरज की पूजा करने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुस्तकिल सूरज निकलता है। 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imaginations। और उन्होंने कहा कि 90% ऐसे इलाके में कहाँ पहुँच गए, 2 हफ्ते ऐसे इलाके में जहाँ पे 90% जो है वो अर्थ का भाग वो आइस वॉल्यूम से घिरा हुआ है, वहाँ पे बर्फ़ मौजूद है और बिल्कुल चिलिंग प्रॉस्पेक्ट है वहाँ पे। और वहाँ पर जो है ऐसा नहीं कि खाली सर्कुलेटरी सिस्टम जो है और मेटाबॉलिक फंक्शन वहाँ पे फ्रीज़ हो रहे हैं, बल्कि इमेजिनेशन, वहाँ तो सोच तक बिल्कुल फ्रीज़ हो गई है, जम गई है। इतना ठंडा इलाका, मतलब यहाँ पे ठंडे इलाके के बारे में बता रही हैं। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल। और ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई हम बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल है उसके अंदर हम वॉक कर रहे हैं, उसके अंदर हम चल रहे हैं। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, और ना ही वहाँ पे कोई ह्यूमन मौजूद है, ह्यूमन बींग्स वहाँ पर नहीं है, कोई मार्क, कोई निशान नज़र नहीं आ रहा। नो ट्रीज़, ना ही ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं। बिलबोर्ड्स यानी एडवर्टीज़मेंट टाइप के बोर्ड्स जो होते हैं, ना ही बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ना ही कोई बोर्ड्स नज़र आ रहा है, ना ही ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, ना ही ह्यूमन नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं है, सब प्लेन। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर। आप तो बिल्कुल ही अर्थली जो सेंस है ना यहाँ का, जैसे आप दुनिया में नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, वो सारा सेंस आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा वहाँ खो देंगे। वहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं जैसा कि हम यहाँ पे वक्त गुजारते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। तो कह रहे हैं विजुअल स्केल जो है, रेंजेस है, तो वहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ से लेकर और बड़ी से बड़ी चीज़ भी मौजूद है। और वो कैसी है, यानी वहाँ पे आप ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज़, ब्लू वेल्स भी मौजूद है वहाँ पे, और आइसबर्ग्स जो हैं वो कंट्रीज़ के बराबर हैं। जो आइसबर्ग्स हैं बड़े बड़े, वो कंट्रीज़ के बराबर से। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज़ ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम जो कंट्री है, तो सबसे बड़ा जो आइसबर्ग वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया उसका साइज़ वो बेल्जियम के बराबर है। डेज गो ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे दिन गुजरते गए और 24 घंटे वहाँ पर कैसी थी, समर लाइट थी, ऑस्ट्रल समर लाइट थी वहाँ पर। मुस्तकिल सूरज निकला, ऐसा लगता था कि रोशनी हो रही है, दिन निकल रहा है। एंड आई यूबीक्यूटियस साइलेंस, और वहाँ पर हर जगह बिल्कुल शांति सी छाई हुई थी। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलेंच। और क्या होता था, ये जो डिस्टर्ब होता था, इंटरप्ट होता था, कब होता था, ओकेजनल, कभी कभी जब एवलेंच होता था। एवलेंच यानी स्लाइड, स्नो स्लाइड यानी बर्फ़ की चट्टान खिसकती थी। और काल्विंग आइस शीट जब टूटती थी, ब्रेक होती थी, तब वहाँ पर इसके अंदर डिस्टर्बेंस, इंटरप्शंस होता था। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, और ये जगह जो है पूरी कॉन्सिक्रेट्स करती है, ब्लेस करती है ये सारी जगह, जैसे ये सारी चीज़ें इसको आशीर्वाद दे रही हैं। इट्स एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो अब क्या कह रहे हैं, इट्स एन इमर्शन, यानी कि ये तो ऐसी जगह है जिसमें इंसान जाके डूब जाता है, बिल्कुल इमर्शन हो जाता है, डूब जाता है। और ये चीज़ जो है ना, ये फोर्स करती है आपको कि आप अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जानें, और वहाँ जाने के बाद अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता चलती है। एंड फॉर ह्यूमंस, और इंसानों के लिए, द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। प्रोग्नोसिस प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी, और इंसानों के लिए ये कुछ वहाँ जाना जो है और इन चीज़ों के बारे में पता करना, ये इंसानों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक नहीं से मतलब यानी जो प्रिडिक्शन है वो अच्छी नहीं है, यानी फ्यूचर में बहुत ही इसके रिजल्ट्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो ख़राब आने वाले हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट, अब हमारा क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन का इस अर्थ के ऊपर। Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds
ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। अब क्या करें कि जिस तरह से पता है आपको कि अर्थ जो है वो तकरीबन 650 मिलियन ईयर्स पुरानी है, और ह्यूमन का जो पाल्ट्री कहते हैं आ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम पोल्ट्री। हम लोग कितने दिन से हैं यहाँ पर? 12,000 साल से। तो अगर 12,000 साल को 650 मिलियन ईयर्स के सामने रखा जाए तो ये क्या है? बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, यानी ये तो बहुत ही कम, थोड़ा सा टाइम है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इस थोड़े से वक्त में, वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट रकस। क्या मैनेज किया है हमने? यहाँ जो क्रिएट किया है क्वाइट रकस, बहुत ही हलचल मचा के रख दी है। एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर, पूरे हम नेचर के ऊपर डोमिनेंट हो गए हैं, अपने विलेजेस के साथ, अपने टाउन्स के साथ, अपने सिटीज़ के साथ और बड़े बड़े शहरों के साथ, पूरे नेचर को हमने डोमिनेट कर लिया है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पेसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। अब आगे क्या कह रही हैं? ये जो है तेज़ी के साथ हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और हमें छोड़ दिया जा रहा है बैटलिंग, लड़ने के लिए विद अदर स्पेसीज़, दूसरी जो स्पेसीज़ हैं उनसे हम लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब लोग ज़्यादा होंगे, रिसोर्सेज कम होंगे, तो लड़ाई झगड़ा तो होना ही है। और दूसरी भी चीज़ों को हम गलत तरीके से यूज़ करेंगे, जानवरों को मार मार के खाया जा रहा है, उनका नुकसान किया जा रहा है और पेड़ों को काटा जा रहा है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और हम फ्यूल्स जो हैं वो फॉसिल कर रहे हैं, यानी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि एक कार्बन डाइऑक्साइड की जो है चादर, परत वो बनती जा रही है पूरी दुनिया के चारों तरफ। और ये जो है स्लोली, धीरे धीरे लेकिन श्योरली, बिल्कुल यकीनन ये बढ़ता जा रहा है। इसके ज़रिए से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time। और इस वक्त में जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि हॉट टॉपिक है डिबेट का ये हमारे वक्त में, और इस पे मुस्तकिल डिबेट्स चल रही हैं। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या वेस्ट अंटार्कटिक की जो आइस शीट है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड, और गल्फ स्ट्रीम ओशन का जो करंट है वो डिसरप्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, और क्या पूरी दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी जिस तरह से हमें बताया गया है, या हमें पता है? मे बी, ऐसा हो सकता है, मे बी नॉट, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ईदर वे अंटार्कटिका इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट इज दिस डिबेट। अंटार्कटिका जो है ये एक क्रूशियल एलिमेंट है डिबेट का, यानी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट आजकल हो रही है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000 year old carbon records trapped in its layers of ice। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अकेली एक जगह है which has never sustained a human population, कि यहाँ पर लोग नहीं रहते, and therefore remains relatively प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट, लेकिन बल्कि इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रिस्टाइन, यानी कि ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है, इसलिए जो है ये डिबेट का हिस्सा बना हुआ है इन दिस रेस्पेक्ट। बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, ये अपनी आइस कोर्स को जो है वो होल्ड किए हुए हैं, और 500,000 ईयर के जो ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स हैं ट्रैप्ड, वो ये अपने अंदर लिए हुए हैं इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस, इसकी जो आइस है की लेयर्स हैं उसके अंदर कार्बन रिकॉर्ड्स हैं 500,000 ईयर्स के। इफ़ वी वांट टू स्टडी द एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, अगर हम ये चाहते हैं कि हम
अर्थ के पास्ट को एग्जामिन करें, उसके बारे में पता लगाएं, प्रेजेंट के बारे में पता लगाएं, फ्यूचर के बारे में पता लगाएं। अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें जाना चाहिए, या हम जाएं तब हमें ये पता चल सकता है। स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द Shokaleski aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet। अब क्या कह रहे हैं कि तिशानी दोषी बता रही हैं स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये जो प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम के साथ मैंने काम किया शोकलेस्की पर, उस शिप के ऊपर, उसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। और इसका जो एम था वो क्या था कि एग्जैक्टली ये हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को लेकर गए थे वर्ल्ड के एंड्स में, बिल्कुल आखिरी किनारे पर, और उनको प्रोवाइड किया था, उनको इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन की जो मौका उनको प्रोवाइड किया था, जिसके ज़रिए से हेल्प देम, उनकी मदद की जा सके, फोस्टर, और उनको एक आइडिया दिया जा सके, नई अंडरस्टैंडिंग का, नई चीज़ के बारे में आइडिया दिया जा सके, एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, ताकि इन सारी चीज़ों को, जो अभी चीज़ें पिछले पहले गुजरी हैं कि क्या क्या ख़तरात हमारी अर्थ्स को हैं ये ह्यूमन बीइंग से, और जो कुछ हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे, उसके बारे में जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, हमारी जनरेशन है, वो अवेयर हो जाए और फिर वो अपने प्लेनेट की रेस्पेक्ट करे और उसको जो है बहुत ही सुंदर बनाए, बेहतरीन बनाए। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। अब ये बता रही है तकरीबन 6 साल से उनका ये ऑपरेशन, ये प्रोग्राम चल रहा है, और इसके जो हेड हैं वो कैनेडियन जियोफ ग्रीन हैं, और जो कि थक चुके हैं सेलिब्रिटीज़ को और रिटायर लोगों को और मालदार लोगों को वहाँ पर ले जाते, और क्यूरियोसिटी सीकर्स, जो जानने के इच्छुक होते हैं, उनके अंदर नई चीज़ें देखने की शौक़ होता है, इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, और जो कि सिर्फ यानी इसके रिटर्न में क्या करते हैं, गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, बस कुछ नहीं करते, वहाँ पे घूम फिर के आ जाते हैं। लेकिन विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट्स के साथ आइस पर जियोफ ग्रीन ने क्या ऑफर्स किया, फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। ये जो है स्टूडेंट्स को ले जाकर उन्होंने क्या करा कि फ्यूचर जनरेशन को और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होंगे तो उन्हें एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस से क्या कराया, अवेयर कराया, एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, उस एज में जबकि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में, लर्न सीखने में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट, और फिर वो उसको जो है एक्ट करने में इस एज पर हैं कि भाई अगर उन्होंने सही से चीज़ें समझ ली, सीख ली, ठीक है, तो फिर उस पर वो एक्ट करेंगे, अमल करेंगे वापस आके, और ऐसे रूल भी बना सकते हैं वो कि हमें सबको भी उस एक्ट को करना पड़े। इसलिए ये इन बच्चों को लेके गए, अब तक वो उन लोगों को लेके जाते थे। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। तो ये बता रहे रीज़न क्या है इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने का। इसका रीज़न ये है कि ये बात तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप साउथ पोल में कहीं भी जाएं और उससे अफेक्टेड ना हो, उससे मुतासिर ना हो, उसका असर ना लें, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। आदमी जब वहाँ जाता है तो उसमें खो जाता है। इट्स ईजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन। और ये बात तो बहुत आसान है कि आप ब्लेस हो जाएं। ब्लेस कहते हैं कोई परवाह ना करें किसी चीज़ के बारे में, बेपरवाह हो जाना हर चीज़ से कि हाँ वहाँ पे तो हो रहा है जो हो रहा है, और आपको मेल्टिंग के बारे में कोई उसके बारे में फ़िक्र ना हो। कब? जबकि आप बैठे हैं अपने कंफर्ट जोन में, अपने घर में बैठ के तो आप बिल्कुल अनजान बने हुए हैं ऑफ आवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसके बारे में बिल्कुल अनजान इंसान बन जाता है कि अंटार्कटिका में क्या हो रहा है। बट वैन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, लेकिन जब आप वाकई वहाँ पे जाएंगे,
वहाँ पे देखेंगे, विजिबल करेंगे, देखेंगे वहाँ पे कि ग्लेशियर्स जो हैं और आइस शेल्फ्स जो हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ग्लेशियर्स जो हैं पिघल रहे हैं। यू बिगिन टू रियलाइज, तो फिर आपको एहसास होगा, एहसास होना शुरू हो जाएगा दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, कि ग्लोबल वार्मिंग का जो ख़तरा है वो बिल्कुल हकीकत में है और हमारे सर पे मंडरा रहा है। अभी क्या बता रहे हैं कि अंटार्कटिका जो है, क्योंकि उसका इकोसिस्टम बहुत ही सिंपल है और वहाँ पे लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, यानी लाइफ जो है वहाँ की अर्थ पे बहुत कम है, इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस। तो वो परफेक्ट प्लेस है कि वहाँ पे थोड़ा सा भी किसी चीज़ के अंदर चेंज आता है इन्वायरमेंट में तो कैन हैव बिग रिपरकशंस यानी रिजल्ट्स, तो उसका जो होता है बड़ा रिजल्ट निकल के आता है। और टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर आते हैं और इनका काम क्या होता है कि जितने भी ह्यूमन वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं तो वो ये जो है वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं और इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशंस फूड चेन। These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesis organic compounds in that wonders and most important of process called photosynthesis। और यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका यही काम होता है, जितना भी ह्यूमन बीइंग से पॉल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको वो यूज़ कर लेते हैं, अपने लिए अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसके बदले में वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं इसके बदले में। तो ये बहुत बड़ा काम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर करते हैं। साइंटिस्ट वॉर्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle। तो साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, वो वार्न कर रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं कि फर्दर डिप्लीशन यानी कि ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन, छेद जो हो रहे हैं, ये क्या अफेक्ट करेगा, ये हमारी एक्टिविटीज़ जो है ना, फाइटोप्लैंक्टन की जो एक्टिविटीज़ है, जो काम मैंने अभी आपको इनका बताया, उस काम को अफेक्ट करेगा, मुतासिर करेगा, उस काम के ऊपर असर पड़ेगा। और इसके बदले में क्या होगा कि जो ज़िंदगियां हैं सारी मैरीन एनिमल्स और बर्ड्स की उस रीजन के, वो सब अफेक्ट हो जाएंगी और ग्लोबल पूरी दुनिया के एतबार से कार्बन साइकिल भी अफेक्ट हो जाएगी। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन there is a great metaphor for existence। Take care of the small things and the big things will fall into place। अब क्या कह रहे हैं ये कि ये जो पैराबल है यानी इसका मोरल जो है स्टोरी का, ये पूरी जो बात बताई गई फाइटोप्लैंक्टन के बारे में, तो इससे क्या पता चलता है, देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। ये एक मेटाफर है एग्जिस्टेंस का कि टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ की जो है देखभाल करेंगे तो बिग थिंग्स जो हैं वो अपने आप ही अपनी अपनी जगह पे सही रहेंगी, विल फॉल इनटू प्लेस। ये इसका मोरल है। वॉक ऑन द ओशन। अब ये बता रहे हैं कि ओशन पे किस तरह इन्होंने वॉक किया। माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 डिग्री साउथ। अभी कह रहे हैं कि जो मेरा, तिशानी दोषी कह रही है कि मेरा जो अंटार्कटिक एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा एपिफेनीस से भरा हुआ था, यानी बहुत ही ज़बरदस्त था। और उसमें सबसे जो बेस्ट मोमेंट थे और बेस्ट जो चीज़ थी वो क्या था कि जब मैं 65.55 डिग्री साउथ में पहुंची, वहाँ पे खड़े होकर तो मुझे बहुत ही अलग तरह की फीलिंग आ रही थी। द शोकलेस्की हैड मैनेज टू वेज herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further। अब क्या हुआ, ये जो शोकलेस्की था
ये फंस गया पेनिनसुला और टेडपोल के बीच में, आइलैंड के बीच में फंस गया, और ये हमें प्रिवेंट कर रहा था, रोक रहा था आगे जाने से। अब कैप्टन ने क्या कहा, कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। उसने डिसाइड किया कि हम जो है टर्न करेंगे, घूमेंगे और नॉर्थ की तरफ जाएंगे। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इस ये करने से पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन, कि हमें जो नीचे उतरना है वो गैंग प्लैंक के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, वुडन बोर्ड, लकड़ी के बोर्ड के ऊपर उतरना है, और हमें ओशन पे वॉक डाउन यानी कि वॉक करना है, चलना है। अब बताइए वो ओशन पे कैसे चलेंगे, क्योंकि वो पूरा ओशन वो यानी कि बर्फ़ जमा हुआ है। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever। और हम जो 52 लोग थे उन्होंने ऐसा ही किया, वो उसके ऊपर उतर गए, गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स, और हम उसके ऊपर चलते गए, पूरा वाइट सफ़ेद, और जो कि पूरी चारों तरफ, हर तरफ फैला हुआ हमें नज़र आता था। अंडरनीथ आवर फीट वाज अ मीटर थिक आइस पैक, हमारे पैरों के नीचे कई मीटर मोटी जो है थिक आइस की शीट थी। अंडरनीथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर, और उसके 180 मीटर नीचे जो था वो यानी कि सॉल्ट वाटर मौजूद था। इन द पेरिफेरी क्रीबिएटर scales were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. It was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. तो क्या कह रही है कि पेरिफेरी, अपने सराउंडिंग में इसने क्या देखा, क्रैब ईटर्स को देखा, क्रैब खाने वाले सील्स को देखा इसने, जो क्रैब खाती थी, और वो स्ट्रेचिंग सन के अंदर स्ट्रेच हुई, फैली हुई, लेटी हुई थी, उन्होंने अपने आप को फैलाया हुआ था। और आइस फ्लोस, बर्फ़ के टुकड़ों पे, वो बर्फ़ के टुकड़ों के पास या बर्फ़ के टुकड़ों पर जो है वो अपने आप को फैलाए हुए बैठी हुई थी, स्ट्रेच किए हुए। मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बनियान ट्री, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मद्रास में, चेन्नई में गर्मी में जो है बनियान ट्री, बनियान बरगद के पेड़ के नीचे कुत्ते धूप से बचने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये कंपेयर भी कर रही है कि जिस तरह अंटार्कटिका में ऐसे सील्स बैठी हुई थी, क्रैब ईटर्स बैठे हुए थे बर्फ़ के पीसीस के ऊपर, जिस तरह से वहाँ पर बनियान ट्री के नीचे डॉग्स बैठ जाते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। तो स्टूडेंट्स, तिशानी दोषी कह रही हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा, जो कुछ हमने देखा, रिविलेशन सरप्राइजिंग नहीं था, हर चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ कनेक्टेड थी। अब आगे क्या बता रही हैं वो, 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फेयर्स लेटर, यानी कि फिर इन्होंने जैसे ये गई थी वैसे ही फिर ये वापस हुई। 9 टाइम जोन्स जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे या जो बाउंड्रीज थी, उन वहाँ से चेक पॉइंट से वापस आई। आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट, और इन्होंने आने के बाद भी ये वहाँ की जो यानी कि उसमें वॉन्डरिंग खोई रही, ये उसी में खो गई ये, और ये सोच रही थी कि नेचुरली यानी गॉड ने किस तरह से पूरे प्लेनेट को जो है बैलेंस किया है, उसकी ब्यूटी को बैलेंस किया है, कि जहाँ ठंडा माहौल है वहाँ पर सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग हैं, जहाँ गर्म माहौल है और गर्म एनवायरनमेंट है वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग उसका चारों तरफ का सराउंडिंग्स होता है। तो इस बारे में वो काफ़ी सोचती रही। हाउ वुड इट बी इफ़ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। फिर ये सोचने लगी कि क्या होगा जब अंटार्कटिका यानी कि क्या हो जाएगा, वो वार्म प्लेस हो जाएगा जैसा कि वो शुरू में था, एक बार था, पहले था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इस तरह देखेंगे, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, और हम भी चले जाएंगे इसी तरह से जैसे पहले डायनासोर्स चले गए, ममोथ्स चले गए एंड वूली रिनोस चले गए, ये सारे जानवर जो थे ये चले गए। हु इज़ टू से, ये कौन कह सकता है, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म यानी बिलीफ,
तो लेकिन 2 हफ्ते उन टीनेजर्स के साथ जो वहाँ पर हम सब लोग मौजूद थे गुजारने के बाद, जिनके अंदर ये आइडियलिज्म था, यानी ये बिलीफ था, ये विश्वास था टू सेव द वर्ल्ड, कि वो वर्ल्ड को सेव करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। ऑल आई कैन से इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, यानी कि सब कुछ मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि इतने सारे मिलियन ईयर्स में ऐसा कुछ हुआ। बट वॉट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, क्या एक दिन कोई डिफरेंस ला सकता है? और हाँ, ये पॉसिबल है कि अगर हम अपनी हैबिट्स को, अपनी चीज़ों को, अपने बिहेवियर को अच्छा कर लें स्टूडेंट्स, तो एक दिन भी जो है वो डिफरेंस ला सकता है। एक दिन से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, सुधार आएगा पूरे एनवायरनमेंट में। तो इसकी हम इंटेंशन भी करें कि हमें अपने वातावरण को पॉल्यूट होने से बचाना है, एनवायरनमेंट को, और इसके लिए अच्छे से अच्छा जो है कोशिश करनी है, स्ट्रगल करनी है। दैट्स ऑल।